हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमने ये देखा कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी का। चैप्टर नंबर सेकंड के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 आज हमारा कंप्लीट हो जाए। दिस इज़ आवर क्लास नंबर 1 फॉर चैप्टर नंबर 2. Chapter number 2 is financial statement analysis. Correct? So, starting with the chapter, we have studied what is the meaning of financial statement. देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट? बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंट करता है परफॉर्मेंस, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स करती है लिक्विडिटी। करेक्ट? सो आज हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि अगर हमें इन चीज़ों का एनालिसिस करना हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करना हो, तो हाउ विल डू दी एनालिसिस। सर क्यों इंपॉर्टेंट है एक एनालिसिस? ठीक, एक बैकग्राउंड समझते हैं। एनालिसिस की क्या रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। करेक्ट? वही कहता है एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए वो कहता है कि दिस इज़ 2016 एंड दिस इज़ 2017। मान लेते हैं कि आपके पास फिक्स एसेट्स दी हुई हैं, करंट एसेट्स दी हुई हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हुए हैं। करेक्ट? इस तरह की पोजीशन दी हुई है आपकी। मान लीजिए 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 6 लाख से 8 लाख, ये सिचुएशन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हमारी फिक्स एसेट्स 1 लाख से बढ़ रही है, करंट एसेट्स हमारी 2 लाख से बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे 2 लाख से बढ़ रहे हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे 2 लाख से बढ़ रहे हैं। तो हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर द एनालिसिस। हम एनालिसिस के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा पिछले साल से आज की सिचुएशन में क्या चेंज हुआ है। पहली चीज़ तो हम कहते हैं चेंज देखते हैं इन 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2016। तो कितना 1 लाख हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स हमारा 2 लाख बढ़ा है, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे 2 लाख बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे 2 लाख बढ़े हैं। अगर हम परसेंटेज टर्म, इट मीन्स तो एब्सोल्यूट टर्म में हो गया कि हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स में 2 लाख, शॉर्ट टर्म लोन्स में 2 लाख, ये इंक्रीज हुए इन एब्सोल्यूट टर्म। अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म में देखें कितना परसेंटेज टर्म चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर से, तो कह सकते हैं कि आज हमें 1 लाख बढ़ा है, पिछले कितने 2 लाख का अमाउंट था 2016 में, कितना परसेंट चेंज हुआ है, 50% चेंज हुआ है। इसी तरह ये कह सकते हैं कि 2 लाख का चेंज हुआ है हमारा करंट एसेट्स में, पहले 2 लाख का था, आज 2 लाख और बढ़ गया है, इट मीन्स 100% चेंज हो गया है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करें तो 2 लाख चेंज हुआ है, पहले 3 लाख था, इट मीन्स कितना हो गया ये 66.6%। इसी तरह हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लोन्स में हमारे कितने 2 लाख का चेंज हुआ है, पहले 6 लाख का था, इंटू में 100, इट मीन्स 33.33%। द पॉइंट इज कि हम एनालिसिस के बेसिस पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम क्या ट्रेंड बना रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुई है 50% से, करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है 100% से, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे 67% बढ़े हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे 33% बढ़े हैं। इससे हम और ट्रेंड निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हमारे लॉन्ग टर्म की तुलना में आधे हैं, या ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हमारे डबल बढ़े हैं शॉर्ट टर्म की तुलना में। तो ये कह सकते हैं कि करंट एसेट्स में जो चेंज आया वो डबल आया है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड। सो मैनी एनालिसिस वी कैन डू। तो सबसे पहले वो यही कह रहा है कि हमें जो एनालिसिस करना है, हम 2 असेट्स के ग्रुप या 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। मान लीजिए एक 2016 में बनाया, एक 2017 में बनाया, इन दोनों में हम जो कंपेरिजन करते हैं, एक पॉसिबिलिटी वो है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, मान लीजिए हमारे को 2019 दिया हुआ है, 2019 के अंदर ही हमें कंपैरिजन करना है। जैसे फिक्स एसेट्स दी हुई हैं, हमें करंट एसेट्स दी हुई हैं, ठीक है, हमें अदर एसेट्स दी हुई हैं 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और इसे हम कर लेते हैं 9 लाख, ठीक है जी, टोटल हो गया 20 लाख। अब हमें कंपैरिजन क्या करना है, हमें विद इन ईयर कंपैरिजन करना है, हमें किसी और ईयर से कंपैरिजन नहीं करना। हम विद इन ईयर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कहता हम कैसे कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर विद टोटल असेट्स। हम टोटल असेट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि फिक्स एसेट्स कितनी है, टोटल असेट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे करंट असेट्स कितनी है, टोटल असेट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि बची हुई असेट्स अदर असेट्स कितनी है। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट टर्म में और अगर देखें परसेंटेज टर्म में, हम कह सकते हैं कि 9 लाख है आउट ऑफ 20 लाख। करेक्ट? ठीक है जी, इट मीन्स इट इज़ 45%। ठीक है जी। इसी तरह कह सकते हैं करंट एसेट्स 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100, 25%,
and other assets is 6 lakh divided by 20 lakh into my 100, that is 30%. So it is total 100%. We can compare, we can do analysis on the basis of the same year. हम सेम ईयर में टोटल असेट्स को बेस मान के भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल ईयर टू ईयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एंड इसी को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. हम यहाँ पर बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं, इसी तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी एनालिसिस करेंगे, एंड दिस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. पढ़ते हैं. कहता है इन अ फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड इनटू सिंपल ग्रुप्स. देखो हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, एंड अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप्स इज मेड विद इन वन अनदर टू पिन पॉइंट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया. जैसे हमने करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से कंपेयर कर लिया, फिक्स असेट्स को हमने लॉन्ग टर्म डेट से कंपेयर कर लिया, फिक्स असेट्स को करंट असेट्स से कंपेयर कर लिया. तो हम क्या करें, दो ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप में कंपैरिजन करते हैं. या ईयर 16 को ईयर 17 से कंपेयर कर लिया, एक ग्रुप ईयर 16 का हो गया, एक ग्रुप ईयर 17 का हो गया, उन दोनों में कंपैरिजन किया. आगे कहता है फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इफ ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू करंट असेट्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप. करंट असेट्स को हमने एक साथ ले लिया, वाइल ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू करंट लायबिलिटीज आर प्लेस्ड इन अनदर ग्रुप. हम एक ग्रुप में क्या कह रहे हैं, करंट असेट्स होंगी हमारी सारी, और एक ग्रुप में क्या होंगी, करंट लायबिलिटीज. अब इनमें हम कंपैरिजन करेंगे. द कंपैरिजन बिटवीन द टू ग्रुप्स विल प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. उससे क्या पता लगेगा, यूजर्स को पता लगेगा कि कितनी करंट असेट्स और कितनी करंट लायबिलिटीज है. इट मीन्स इनकी जो लिक्विड पोजिशन है, जो इनकी लिक्विडिटी है करंट वाली, वो क्या है, करेक्ट, वो पोजिशन सही है या नहीं है. आगे कहता है इन अदर्स और जॉन्स M.N. Myers, financial statements analysis is largely a study of relationship among the various financial factors in a business, as disclosed by a single set of financial statements and study of the trend of these factors as shown in the series of statement. हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में कंपैरिजन करते हैं, उससे ट्रेंड बनाते हैं. जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 2017 में हमारे को प्रॉफिट हुआ है 18 लाख का, 2019 में हुआ है 20 लाख का. इट मीन्स 2017 से अगर हम 2019 को कंपेयर करें तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है. 2021 में मान लीजिए हमें यानी 20 लाख की जगह 25 लाख का हो जाता है. इट मीन्स ये 4 लाख का हो गया. तो हम क्या मान के चल रहे हैं, द ट्रेंड इज कि पहले 2 लाख का प्रॉफिट होगा, अगले साल 4 लाख का प्रॉफिट होगा, तो उससे अगले साल हमें 6 लाख का प्रॉफिट होगा. एंड दिस ट्रेंड वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन डेफिनेशंस, ये फीचर्स निकल के आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का. क्या कह रहे, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. सबसे पहली बात तो जो डिफिकल्ट डेटा है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको बहुत ईजी वे में, सिंपल वे में ट्रांसफर कर देता है और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कर देता है कि हर कोई इसे ईजिली समझ सकता है. दूसरा, टू क्लासीफाई द आइटम्स कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप. कन्वीनियंट जितना ईजिली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईजिली हम डेटा को रीड कर सकते हैं, एक तो वो. दूसरा वो कहता है कि रैशनल ग्रुप, इट मीन्स हम रैशनलिटी के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं. आगे कहता है टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन. अब हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं. फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग आगे देखते हैं. इसके हम यानी कुछ और डिटेल्स में समझते हैं और टाइप्स देखते हैं कि हम यानी कैसे कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है जी. अब हमने 2 एनालिसिस पढ़े. हमने कहा हम एक तो यानी ईयर टू ईयर कंपेरिजन करते हैं, ईयर टू ईयर, एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपेरिजन करते हैं, और एक हम विद इन ईयर कंपेरिजन करते हैं, विद इन ईयर किसी एक चीज़ को बेस मान के. हमने कहा फिक्स असेट्स और करंट असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल असेट्स को बेस मान लिया था. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, टोटल लायबिलिटी को हम बेस मान सकते हैं अगर हमें लायबिलिटी का कंपैरिजन निकालना है. टोटल सेल्स को कंपैरिजन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कंपैरिजन का बेस मान सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर कितने हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू. इसी तरह हम कह सकते हैं फिक्स सेट्स हमारा कितना खर्चा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल फिक्स सेट्स. एक तो ये हो गया विद इन ईयर कंपैरिजन करना. दूसरा कहता है ईयर टू ईयर, 2016 में क्या हुआ था और 2017 में क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना. अगर 2 तरह के कंपैरिजन होते हैं. अगर हम एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, करेक्ट, देन वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. और अगर विद इन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं देन वी कॉल इट वर्टिकल एनालिसिस. तो 2 तरह के एनालिसिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, एक वर्टिकल एनालिसिस है. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मींस एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन करना और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालना है, कुछ एनालिसिस करना है कि क्या हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है. दूसरा वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि विद इन ईयर आपको एनालिसिस करना. हम जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो हम उसमें और ईजिली समझ पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है. कहता है इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड.
Figures for 2 or more years are contained in such type of analysis and these figures are placed side by side to facilitate comparison. जैसे ये ईयर 1 होगा, ये ईयर 2 होगा. यहाँ पे मान लेते हैं फिक्स सेट्स 10 लाख रुपए की है, 15 लाख की हो गई. तो हम कह रहे हैं चेंज कितना हुआ, 5 लाख बढ़ गई. परसेंटेज में कितना हुआ, 5 लाख बढ़ी है. ओपनिंग में कितनी थी, 10 लाख. इट मीन्स 50% इंक्रीज हो गया. दिस कंपेरिजन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हम क्या करते हैं, ईयर 1 का ईयर 2 से कंपेरिजन कर रहे हैं. Such analysis indicates the increase or decrease in these items not only in absolute figures. देखो सिर्फ 5 लाख रुपए एब्सोल्यूट फिगर में ही नहीं दिखाता, ये परसेंटेज में भी दिखाता है. ऑल्सो इन परसेंटेज फॉर्म, ये एब्सोल्यूट फिगर में भी दिखाता है और साथ में परसेंटेज में भी दिखाता है. Thus it involves making comparison and establishing relationship among related items of an enterprise for number of years. इसी तरह हम एक ईयर का दूसरे ईयर साथ, एक ईयर का तीसरे ईयर के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इस तरह से ट्रेंड भी बना सकते हैं. आगे कहता है when data about sales, cost of production, profits etc. are compared for 2 or more years of a firm, they indicate the areas of strength and weaknesses of the enterprise. इससे हमें क्या पता लगता है कि कहाँ पर कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर कंपनी का वीक पॉइंट है, कहाँ पर कंपनी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे ही कंपनी और प्रॉफिट कमा सके, और कहाँ पर कंपनी के जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर वर्क होना चाहिए कि जिससे कि फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग द ट्रेंड. देखो ट्रेंड भी बता देता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा फिक्स्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसी ट्रेंड को कह रहे हैं कि हम इससे ट्रेंड भी क्रिएट कर सकते हैं. सिंस सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम ईयर टू ईयर रेदर देन ओनली 1 ईयर. हम यहाँ पर ईयर टू ईयर में कंपेरिजन कर रहे हैं, विद इन ईयर कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है. बात करें वर्टिकल एनालिसिस की, तो वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं कि जब हम एक ईयर के अंदर ही एनालिसिस कर रहे हो. जैसे हमने कहा यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए हो गया, और हमने कहा नहीं एम्प्लॉय के बेनिफिट्स हैं, कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यहाँ पर 2 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, तो हमें 3 लाख का प्रॉफिट हो गया. तो हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, हम इसे बेस मान लेंगे. हमने कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान लेंगे और इसके बेसिस पर देखेंगे कि 2 लाख हमारा 10 लाख में खर्चा हुआ तो 20% एम्प्लॉय बेनिफिट है. हमारा अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखें तो 50%, 5 लाख 10 लाख में हमारा 5 लाख का मटेरियल है, तो 50% मटेरियल है और 30% का हमारे को प्रॉफिट हो रहा है. तो इस एनालिसिस को हम बोलते हैं यानी वर्टिकल एनालिसिस. विद इन अ ईयर कंपैरिजन करना इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. कह रहा है इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल ईयर और ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइस लाइक रेशियोज. रेशियोज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे. इसके लिए हम यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, उसके बेसिस पर कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सिंगल पीरियड. हम बैलेंस शीट का विद इन बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे. जैसे मान लीजिए हमने फिक्स असेट्स को कंपेरिजन करना है टोटल असेट्स पे. टोटल असेट्स को हमने बेस मान लिया. अब टोटल असेट्स में देखेंगे कि फिक्स असेट्स का कितना पोर्शन है, टोटल असेट्स में देखेंगे करंट असेट्स का कितना पोर्शन है, या टोटल लायबिलिटी में देखेंगे कि इक्विटी का कितना पोर्शन है, टोटल लायबिलिटी में देखेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म डेट का कितना पोर्शन है, टोटल लायबिलिटी में देखेंगे कि करंट लायबिलिटी का कितना पोर्शन है. तो हम यानी विद इन ईयर कंपैरिजन करेंगे. आगे कहता है द आइटम्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एज टोटल इज टेकन इन द वही तो क्या करें, टोटल को क्या करना है, इक्विवेलेंट टू 100 मान लेना. जैसे हमने कहा फिक्स टोटल असेट्स को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे तो उसे 100% मान लेंगे. जैसे हमने यहाँ पर किया है कि सेल्स अगर हमने बेस लिया तो सेल्स को 100% मान लिया. उसके रिस्पेक्ट में जो भी हो रहा है हम उस कंपैरिजन को क्या कह रहे हैं, यानी वर्टिकल एनालिसिस. आगे कहता है स्टेटमेंट्स कंटेंट सच एनालिसिस आर टर्म्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. आगे कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स. सेल्स के रिस्पेक्ट में देखा, जैसे हम कह सकते हैं कि इंप्लॉई बेनिफिट कितना है 20% इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स. तो कह रहे ईच एंड एवरी आइटम्स को हम क्या करते हैं, सेल्स के बेस को कंपेयर, सेल्स के बेस को मानते हैं और बाकी चीज़ों की हम कैलकुलेशन करते हैं. इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द ईयर. सिमिलरली इन कॉमन साइज बैलेंस शीट वेरियस असेट्स कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स. हम क्या करते हैं, टोटल असेट्स को बेस मान लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितना हमारा यानी फिक्स्ड से और कितना हमारा करंट असेट्स है. सिंस सच type of analysis is based on the data of a single year. It is also called static analysis. उसे हम dynamic analysis कह रहे थे, इससे static analysis कह रहे हैं क्योंकि within a year हम comparison करते हैं. Vertical analysis is useful in comparing the performance of several companies in the same group or departments in the same company. मान लीजिए हमें एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंपेरिजन करना है, then we can compare it within a
विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। तो सिंपल सा मीनिंग है वर्टिकल एनालिसिस का मतलब विद इन अ कंपनी एनालिसिस करना, विद इन डिपार्टमेंट एनालिसिस करना, विद इन अ ईयर एनालिसिस करना। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मीनिंग क्या हुआ, एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेरिजन करना। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए ये अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जज करता है, कैसे मेजर करता है। मान लीजिए ईयर वन में आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ईयर 2 में आपको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप बताइए इसके बेसिस पर आप आगे फ्यूचर्स की जजमेंट कर सकते नहीं कर सकते। मान लीजिए 15 लाख का हमने जजमेंट ले लिया कि 15 लाख का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो अपनी स्ट्रेंथ देखी है पिछले, हमने जो पीछे ईयर से कंपैरिजन किया है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फ्यूचर में हम मान के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, जितना भी हमने पैसा लगाया हम उतना कम से कम रिटर्न कमा लेंगे। कहता है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अनसेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टेड इन इट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर सही से सही रिटर्न मिले। कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने कहा 10 लाख पिछले साल, 12 लाख पिछले साल, तो फ्यूचर में हम क्या मान के चलेंगे कि हमें और अच्छा प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स इन असर्टेनिंग वेदर एडुकेट प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्नड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। करेक्ट, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है कि हम फ्यूचर में और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दीज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर 10 लाख से हमारा 12 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो इसके बेसिस पर हम फ्यूचर और एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में और प्रॉफिट होगा। फॉर दिस पर्पज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्यू ईयर्स आर टेकन इनटू अकाउंट टू कंपेयर द चेंज इन प्रॉफिट ओवर द ईयर। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 1 साल का ले लिया, 2 साल का ले लिया, फिर हम 3 साल का ले लेंगे, फिर आगे साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सच एनालिसिस हेल्प्स इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट्स, फ्यूचर्स प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इससे पता लगता है कि फ्यूचर में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है, और कंपनी की अर्निंग्स का पता लगता है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता लगता है कि कंपनी किस कैपेसिटी पर इंप्रूव हो रही है। दूसरा कहता है कि टू मेजर द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी के बारे में पता लगता है। सॉल्वेंसी किसे कहते हैं, एबिलिटी टू पे द लायबिलिटी, लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को हम सॉल्वेंसी कहते हैं। तो यहां पर यही कहता है कि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हम ये जज कर पाते हैं, ये एस्टिमेट कर पाते हैं, हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं, क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है या नहीं, क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी के बारे में पता लगता है कि कंपनी की पोजीशन सॉल्वेंट है या नहीं है। कहता है इट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एनालिसिस वेदर द बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन टाइम। के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, क्या बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाता है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़ते हैं। जैसे हम करंट रेशियो पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, क्विक रेशियो पढ़ेंगे। करंट रेशियो और क्विक रेशियो हमारी लिक्विडिटी को दिखाता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को दिखाता है कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वो किसके बेसिस पे पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। बट अगर हमें यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी हो, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर हमें पता करनी हो, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशियो, और उसके बेसिस पर हम डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते हैं। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी की जो पोजिशन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की, वो सही है या नहीं है। इट मीन्स कंपनी इज एबल टू मेक इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पेमेंट और नॉट। कहता है फॉर एग्जाम्पल द लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आर कैलकुलेटेड टू असर्टेन वेदर द बिजनेस एंटरप्राइज हैज सफिशिएंट लिक्विड फंड्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एंड डेट इक्विटी रेशियो क्या डिसाइड करती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कह रहा इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन वेदर द बिजनेस एंटरप्राइज हैज गॉट द एबिलिटी टू रिपे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉट। ठीक है जी, आगे और क्या यूजफुल बेनिफिट है। कहता है नेक्स्ट कहता है कि टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखो इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस की पोटेंशियल अर्निंग क्या है, हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। इससे बेसिस पर, क्योंकि एनालिसिस ही इसलिए किया जाता है कि हमारे यानी फ्यूचर में होने वाली जो फंड्स की जरूरत है उसे पूरा किया जा सकता है। जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, कि क्या सोर्स होंगे हमारे पास, इंटरनल सोर्स होगा या एक्सटर्नल सोर्स होगा, हम इसके बारे में जजमेंट कर सकें। तो एनालिसिस का ही मेन रोल ये है। कहता है द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू असेस द फाइनेंशियल पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। एनालिसिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कह रहा फंड्स रिक्वायर्ड, अगर हमें फंड्स की जरूरत है फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो क्या ये अवेलेबल होगा फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज ऑफ द बिजनेस और नॉट।
क्या हम इंटरनल सोर्स जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट्स है, जो हमारे पास कैपिटल है, क्या उसके बेसिस पर या रिजर्व्स जो है हमारे पास, उसके बेसिस पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट यानी मशीनरी इक्विपमेंट खरीद पाएंगे या नहीं। या वही कहता है कि बेस्ड ऑन द करंट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउ मच फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मान लीजिए हमें अगर बाहर से लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो क्या कंपनी के पास इतना फंड्स होगा, क्या कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटीज होगी, क्या कंपनी की इतनी रेपुटेशन होगी, क्या कंपनी को इजीली बाहर से लोन या एक्सटर्नल सोर्सेज फंडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगला कहता है टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। हम एक फर्म्स का दूसरे फर्म से कंपैरिजन करते हैं और उसके बेसिस पर देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट मीन्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिटेल है, जो हमारे पास टूल्स है, उसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे कंपैरिजन से, जो भी हम कंपैरिजन करेंगे उससे हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस नज़र आती है या नहीं आती है। कहता है कि द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस इंगेज्ड इन सेम ट्रेड। जो सेम ट्रेड में उनसे उनके बेस उन पर क्या करता है, कंपैरिजन किया जाता है। Such comparison helps the management to study the position of their firm in respect of sales, expense, profitability, working capital, etc. in comparison to other firms. Means हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आज हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन और कंपनी से अच्छी है या नहीं है। अगला पॉइंट कहता है कि टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो हमें अगर हमारी कंपनी में अगर हमने लोन लिया है तो लोन के रिस्पेक्ट में हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर बाहर वालों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड देना होगा। और जब उन्हें डिविडेंड देना होगा तो उस केस में ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है या नहीं, हम इतना अर्न कर पाते हैं या नहीं। वो कहता है द पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू असेस वेदर द फर्म विल हैव सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम एंड वेदर इट हैज़ द कैपेसिटी टू पे डिविडेंड इन फ्यूचर एट हायर रेट। इट मीन्स कंपनी और ये चेक भी करना चाहती है कि आज अगर हम जिस रेट पर डिविडेंड पे कर रहे हैं, फ्यूचर में हम चाहते हैं उसे और अच्छे रेट पर पे करें, जिससे कि और इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हों। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी एज मच एज दे वॉन्ट। वो कब करेंगे ऐसा, जब हमें उनको लगेगा कि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या हायर रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। एनालिसिस ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रॉफिट्स इज इन कंपेरिजन टू इंटरेस्ट। इट मीन्स ये भी चेक करता है एनालिसिस कि जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे हम उतना ईजिली अपना बिजनेस चला पाएंगे। आगे कहता है एनालिसिस फर्दर इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मे डिक्रीज विदाउट इन एनी वे अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि कंपनी कहती है कि हमारा जो अफेक्ट हो रहा है बिजनेस वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की वजह से कितना हो रहा है, या हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है जो हम इजीली अपना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को पे कर सकें। दैट सिंपली मीन्स कि हमारे पास इतनी फंडिंग होनी चाहिए कि हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इजीली पे कर सकें विदाउट अफेक्टिंग आवर बिजनेस। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। अब देखो ट्रेंड से भी पता लगता है, इसका ट्रेंड पता लगता है कि बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी अच्छी पोजीशन में चल रही है, नहीं चल रही है। किससे पता लगता है? ट्रेंड से। जैसे हम कहते हैं पिछले साल हमारा क्या था, अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा। इट्स अ ट्रेंड, इसे ट्रेंड कहते हैं। कहता है व्हेन डेटा अबाउट सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स एटसेट्रा आर कंप्यूटेड फॉर 2 और more ईयर्स ऑफ ए फर्म, दे इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच बिजनेस इज मूविंग। इट मीन्स हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या बिजनेस में डिक्लाइन हो रहा है। करेक्ट। इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली अलॉन्ग विद इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, मान लीजिए हमारी सेल भी बढ़ रही है और उसी के रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जितना हमारा ज़्यादा सेल होगी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हेल्दी ग्रोथ ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सच एनालिसिस हेल्प्स इन असर्टेनिंग वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेसिव और नॉट। इट मीन्स हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे भी हमें पता लगता है। आगे कहता है टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में पता लगता है। अब कैसे पता लगता है? जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं और उनको इंप्लीमेंट करने के बाद ही कंपनी एक्चुअल में इस पोजीशन पर पहुंची है। अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस। आगे कहता है द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू जज दैट फाइनेंशियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट आर प्रॉपर और नॉट। इट मीन्स जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज अपनाई, अगर वो अच्छी अपनाई है तो प्रॉफिट होगा, अगर अच्छी नहीं अपनाई है तो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्चुअल रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड रेशियो
द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट मे बी सेड टू बी प्रॉपर एंड एफिशिएंट, विच मीन्स कंपनी कहती है कि जो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, जो भी हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, हमने उसी के अंदर हम उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करते रहे और हम उस स्टैंडर्ड को अचीव करते रहे। दैट मीन्स कंपनी ने जो पॉलिसीज बनाई हैं दैट्स आर गुड और वो कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा रही हैं। अगला पॉइंट कहता है कि टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, तो हर बिजनेस का काम है कि जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितने भी इन्हें दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मैनेजमेंट को बताई जाएं और उनके ऊपर कोई रेमेडियल एक्शन लिया जाए, जिससे कि जो होने वाले फ्यूचर में लॉसेज हैं या जो फ्यूचर में होने वाली परेशानियां हैं उनसे बचा जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में अगर मान लीजिए किसी वजह से नुकसान होता है वो क्यों हो रहा है, सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक रेमेडियल मेजर्स टू रिमूव दो शॉर्ट कमिंग्स, जो भी कमियां हैं उनको यानी मैनेजमेंट खत्म कर सके आफ्टर गेटिंग द नॉलेज अबाउट दोज शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है जी, तो दीज आर दी ये सारी के सारी हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल एनालिसिस का। अब इसे कुछ यूजर्स देखते हैं कि यूजर्स क्या क्या हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के। कह रहे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यूजर्स के बारे में देखते हैं। कह रहे फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू टेक वैरायटी ऑफ डिसीजंस इन द फॉलोइंग एरियाज। इन एरियाज में हमारे को जरूरत होती है, कौन कौन से यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इट मीन्स अगर मान लीजिए मेरे को अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर मेरे को अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले मैं चेक क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या ये पैसा मेरे को वापस मिलेगा, कहीं ये पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आएगा कि जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या मेरे को इससे अच्छी रिटर्न मिलेगी या नहीं। वो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यूजर्स के लिए क्या है कि फाइनेंशियल एनालिसिस यानी बैलेंस शीट एंड पीएनएल को क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि वो जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसका किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन इन्वेस्टर्स टू नो वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग इट्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग, किसके बारे में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम एंड सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो जो पैसा लगाता है वो वापस आएगा ही नहीं आएगा, सेफ्टी। दूसरी चीज़ जितना वो पैसा लगा रहा है क्या उसके बदले उसे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो। इट हेल्प्स हिम टू टेक डिसीजन अबाउट कंटिन्यूएशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। इससे उसका यानी डिसीजन क्लियर हो पाएगा कि उसे फर्म के अंदर पैसा लगा के रखना है या नहीं लगाना है, या फिर जो लगाया हुआ है पैसा है उसे निकालना है या उसके अंदर ऑलरेडी रखे रहना है। और यूजर्स के लिए क्या है इसका यूजफुलनेस। दूसरा कहता है फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजंस। अब देखिए क्रेडिट डिसीजंस का मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है कि जो हम कस्टमर्स को टाइम देते हैं पैसे लेने का, मान लीजिए मैंने गुड्स बेचे और मैंने कहा आप 1 महीने का टाइम लीजिए, 1 महीने बाद हमारे को पैसा दे दीजिए, उधार का टर्म्स हमारे क्रेडिट टर्म्स है 1 महीने की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है कि जो हम कस्टमर्स को टाइम ग्रांट कर रहे हैं वो हमें कितना ग्रांट करना है या कितना नहीं करना है, किस कस्टमर को करना है किस कस्टमर को नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ कब पता लग पाएगा, वो एनालिसिस के बाद ही पता लग पाएगा। कह रहे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल इन मेकिंग अ डिसीजंस वेदर टू ग्रांट और एक्सटेंड द क्रेडिट टू द कस्टमर। ये कस्टमर को हमें और क्रेडिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उनको जो क्रेडिट दिया उसे एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। अगर हमें डिविडेंड बांटना है, अब हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम अगेन क्या फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे कि किस बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है कि हमें डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना, और बांटना है तो हमें कितना बांटना है और कितना हमारे को फ्यूचर के लिए रखना है। कहता है सच एनालिसिस यूजफुल इन डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पोर्शन हमें रिटेन करके रखना है, बचा के रखना है। अगला कहता है फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है कि बिजनेस का क्या ट्रेंड होगा। इट मीन्स हमारी कॉस्ट क्या होगी, सेल क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में होने वाली पोटेंशियल ग्रोथ है या जो ग्रोथ होगी हमारी वो क्या होगी। कह रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स रिवील्स द ट्रेंड। इससे पता लगता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अब 5 साल का हम कंपेरिजन करेंगे तो 5 साल में हमें पता लग जाएगा कि हमारा ट्रेंड किस तरह चल रहा है। ट्रेंड किस में पता लगेगा, कॉस्ट के रूप में, सेल्स में, प्रॉफिट में, असेट्स में, लाइबिलिटीज में, एटसेट्रा। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ फर्म, कि फर्म को फ्यूचर में क्या
होने वाला है कि कंपनी को यानी ग्रोथ होगा या कंपनी डिक्लाइन करेगी। ठीक। और अगला कहता है फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन, वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन लेने में भी क्या करती है हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें यानी लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इससे पता लग सकता है कि कंपनी के कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कंपनी के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। डिसीजंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज द लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता लगता है, सॉल्वेंसी के बारे में पता लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो वीक पॉइंट्स उसके बारे में पता लगता है। सच इन्फॉर्मेशन इनेबल द मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजन, जहाँ जहाँ लगता है उन्हें कमियाँ हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए वो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं। ठीक है जी। सो वील कंटिन्यू दिस क्लास and we'll take another lecture for this. Thank you so much for the today.